मित्रों, जून 20 2022 आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया पीपीआई एमडी को कि अब जो आने वाले पीपीआईज हैं यानी कि प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्रेडिट लाइन के लिए परमिट नहीं किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन एड्रेस किया गया सारे ऑथराइज्ड नॉन बैंक पीपीआई इशुअर्स को और इसको इमीडिएटली इफेक्टिवनेस में लिया गया। लेकिन अब माहौल ये है कि फिनटेक स्टार्टअप जो है इसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी चाहते हैं आरबीआई से, जिसका डिस्कशन हुआ जून 23 को मीटिंग में। और इस मीटिंग में आरबीआई ने ये बिगेस्ट पॉसिबिलिटी बताई कि लोग जो हैं क्रेडिट ट्रैप में फंस जाते हैं। जो आजकल कंपनीज आपको क्रेडिट फैसिलिटीज दे रही हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो लेस डिजर्विंग पॉपुलेशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई हर डिजिटल लेंडर्स जो भी फंड करता है स्टार्टअप्स को वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है और ऑथराइज्ड होता है, जिसकी मदद से आरबीआई ट्रांजैक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर देती है। लेकिन पीपीआई के केस में ये क्रेडिट ऑप्शन जो आता है वो हर बार आरबीआई के परव्यू में नहीं आता और एज एन डिफिकल्टी फेस की जाती है। और इस मीटिंग में जाके डिसाइड हुआ कि वो एक्टिवली मॉनिटर करेंगे कि डिजिटल लेंडिंग नेटवर्क कैसे काम करता है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत से स्टार्टअप जो थे वो रीच आउट करे आरबीआई को और कहने लगे कि हम नॉन बैंक पीपीआई नहीं है और हमारे ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या कोई गाइडलाइंस नहीं लगनी चाहिए या नहीं लगेंगी। और कुछ का ये मानना है कि वो अभी क्लैरिटी की तरफ देख रहे हैं। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो कुछ हुआ है वो बताऊं, गाइडलाइंस क्या है, नहीं कैसे ये मॉडल काम करेगा। उसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से दबा देना। लेकिन हम पहले बात करते हैं पीपीआई की, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि लोड या रीलोड किया जा सकता है कैश बैंक अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का जो परचेजिंग आप करते हैं गुड्स और सर्विसेज में, उसे इनेबल करता है रेमिटेंस फैसिलिटीज के साथ। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो भी इशू किए जाते हैं नॉन बैंक पीपीआई द्वारा, जैसे कि स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हो गया, इंटरनेट अकाउंट हो गया, वॉलेट हो गया, मोबाइल अकाउंट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, पेपर वाउचर, कुछ भी हो सकता है, वो क्रेडिट लाइन बन जाता था और यूज किया जाता था आपके फ्यूचर परचेजेस के लिए पीपीआई होल्डर द्वारा। आरबीआई ने इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये पीपीआई जो है वो बैंक पीपीआई पे भी काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन नई गाइडलाइंस के द्वारा बैंकिंग पीपीआई और नॉन बैंक पीपीआई इकोसिस्टम जो है वो दोबारा से रीलुक किया जाएगा। लेकिन आरबीआई यहाँ पर कैसे फिनटेक ग्रोथ के मोमेंटम को किल कर सकता है। फिनटेक मार्केट जो है इंडिया में एस्टिमेट की जाती है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की 2025 तक, जिसका ग्रोइंग CAGR लगभग 31% है। और एक नई एज की टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के बाद ये स्टार्टअप जो है वो लोकली और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के पास आज 21 फिनटेक यूनिकॉर्न्स हैं, जहां पर 42,000 से ज्यादा एक्टिव फिनटेक स्टार्टअप्स हैं कंट्री के अंदर। तो अब माहौल ये है कि अगर पीपीआई है, पेमेंट्स बैंक है, डिजिटल लेंडिंग है, क्रेडिट कार्ड्स है, क्रिप्टो है, आरबीआई ने ये पूरा फिनटेक इकोसिस्टम जो है वो एक क्रॉस रोड पे आगे खड़ा कर दिया है अपनी रेगुलर अपडेट्स, मैंडेट्स और गाइडलाइंस की वजह से। और मैं आपको बता दूं, यूपीआई का जब इम्पोजिशन हुआ था उसके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन लगे थे केवाईसी कंप्लायंस के ऊपर 2017 में, जिसकी वजह से पीपीआई ने थोड़ा लॉस झेला था अपने वॉलेट सर्विसेज के अंदर। और उसके आने वाले 3 सालों के अंदर ही 22 डिजिटल वॉलेट जो थे वो इनएक्टिव हो गए थे अपने लाइसेंस की वजह से। तो ये जो रेगुलरिटीज हैं डिजिटल लेंडिंग, प्रीपेडमेंट्स की, बीएनपीएल की, वो हमेशा कंसर्न में रही हैं। और क्रिप्टो के ऊपर जब 30% और टैक्स लग गया तो ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। और बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं यार, एक नई एज में आप रह रहे हो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, तो आपको इनोवेट करने के लिए थोड़ी सी ओपन स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे सडन डिसीजंस जो है वो इन्वेस्टर को नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं और एक फिनटेक प्लेयर की जो है वो इनोवेटिव स्पिरिट को थोड़ा सा हर्ट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मयंक गोयल सीईओ और फाउंडर हैं क्रॉस बॉर्डर नियो बैंक मनी हॉप के। अब जानते हैं ये पीपीआई इकोसिस्टम जो ये मॉडल है ये काम कैसे करेगा। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम की बात करें तो आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के आधार पे यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन था पीपीआई और नॉन बैंक पीपीआई के रिलेटेड, कि कैसे ये जो डिफरेंट एंटिटीज हैं, बैंक्स की, एनबीएफसीज की, फिनटेक कंपनीज की, ये लिंक कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। अगर करंट मार्केट की बात करूं तो 57 बैंक पीपीआईज हैं और 36 आरबीआई ऑथराइज्ड नॉन बैंक पीपीआईज इशुअर्स हैं इंडिया के अंदर। ये जो नॉन बैंक पीपीआईज होती हैं वो कंपनीज के रजिस्टर होती हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत होती है। नॉन बैंक पीपीआईज के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता। बैंक यहाँ पर आपको पीपीआई देती है बैंक अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट करने के लिए, जो लोड होता है डायरेक्टली पीपीआईज पे। सारी नॉन बैंक एंटिटीज जो है वो ऑथराइजेशन को देखती है आरबीआई से पीएसएस एक्ट के तहत, यानी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, जहाँ पर आपका मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए 5 करोड़। और इसके बाद जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर होगा, जो एंड फाइनेंशियल ईयर होगा, उस डेट को आपको फाइनल ऑथराइजेशन मिलेगा, जहाँ पर आपको मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ दिखानी होती है 15 करोड़ की, जो हर बार मेंटेन की जाती थी। अब आप अगर क्रेडिट लाइन, पोस्ट क्रेडिट लोन्स के बारे में नहीं जानते तो यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अब मैं सीधा मॉडल के ऊपर आता हूँ कि ये करंट पीपीआई इकोसिस्टम कैसा दिखता है। यहाँ पर पीपीआई इशुअर, बैंक पीपीआई और नॉन बैंकिंग
बैंकिंग पीपीआई। ये पहले 3 एंटिटीज होती हैं। पीपीआई इशूअर क्या करता है, ये प्री लोड करके रखता है जो भी यूजर जो होता है ट्रांजेक्शन करेगा बैंक पीपीआई और नॉन बैंक पीपीआई के बीचों बीच। आप इसको कोर मान सकते हैं। आप इसी के ऊपर काम करके नॉन बैंक और बैंक पीपीआई को यूज करते हैं। अब बैंक पीपीआई जैसे एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और नॉन बैंकिंग पीपीआई जैसे अमेजोन पे, ओला मनी, मोबीविक, फोन पे, राजोर पे, यानी आप इन दोनों के बीच में खड़े रहते हैं। आपने कुछ ऐसा तो देखा ही होगा ये अमेजोन पे या फोन पे के पेमेंट पेज के ऊपर, तो वो ऑथराइजेशन जो आप पिन कोड डालते हैं वो बैंक पीपीआई से लिंक्ड रहती है, तो आप इसके बीच में खड़े होते हैं। फिर ये जो मॉडल है वो खिसक के चले जाता है पार्टनर इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पर नई एज की जो कंपनीज हैं वो NBFCs आ जाती हैं एक साथ मिलकर, और रिजल्ट आपको देती हैं क्या, जुपिटर, स्लाइस, यूनिपे, फ्लिपकार्ट पे लेटर, वन कार्ड, ऐसी सर्विसेज। अब ये जो इकोसिस्टम है वो आगे जाके बड़ा कैसे, यहाँ पर जो नए एज के जो फिनटेक कंपनीज आई, स्टार्टअप्स आए, वो रिसीव करते थे लाइसेंस पीपीआई का नॉन बैंकिंग पीपीआई से, और जो बाकी बच्चे नहीं ले पाते थे वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देते थे, और यहाँ पर रोल आ गया NBFCs का भी। तो अब ये जो नई एज की जो फिनटेक कंपनीज है और NBFCs हैं, आप अब इन दोनों के बीच में खड़े हैं, जहाँ पर बैंक पीपीआई और नॉन बैंक पीपीआई आपको ऑफर करता है एक पीपीआई इंस्ट्रूमेंट, और NBFC बैंक मिलकर आपको क्रेडिट लाइन ऑफर करते हैं, और फिनटेक कंपनीज इस चीज को ऑफर करती है आपको एक टेक प्लेटफॉर्म देके, जैसे कि जुपिटर, स्लाइस, लेजी पे, यूनिपे, फ्लिपकार्ट पे लेटर, वन कार्ड, ये सब आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और उससे भी मजे की बात यह है कि हर कंपनी का एक अलग मॉडल है और एक अलग नॉन बैंक पीपीआई है। एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर एज जो नॉन बैंक पीपीआई इशूअर है, जिसका लिव क्विक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी क्रेडिट लाइन लॉन्च नहीं कर सकता, तो वही कंपनी ऑफर करती है पीपीआई लाइसेंस प्रोप्राइटर कंपनी जुपिटर एज को, जो ऑफर कर सकता है क्रेडिट लिमिट 20,000 तक की अपनी मिनिमम KYC के साथ। बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन भी बन सकता है जुपिटर एज। दे देना आराम से। और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रूटेड होते हैं एस्क्रो अकाउंट जो IDFC फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करता है, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस में एम्प्लाइज किया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ ये सेफ है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं RBI के लिए। अब जैसे जुपिटर एज के टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखा है कि जुपिटर एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया गया है लिव क्विक द्वारा, अपने अकाउंट होल्डर्स को वो परचेज कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज, रेमिटेंस अपनी स्टोर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन किसको क्या ऑफर कर रहा है, कितनी वैल्यू स्टोर करने के बाद। देखो, जो जुपिटर एज का अकाउंट है वो बनाया गया है लिव क्विक टेक्नोलॉजीज के द्वारा, और जो जुपिटर के अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं वो आपके नाम से एप्लीकेंट और मेंटेन किया जाता है लिव क्विक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ताकि आप जुपिटर अकाउंट से अपनी सर्विसेज को एंजॉय कर पाए। और वहीं लिव क्विक जो है वो एस्क्रो अकाउंट अपने पार्टनर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन के लिए रखता है। तो अब ये बेस्ट एग्जाम्पल बन चुका है, जब ये चार चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है। यहाँ पर बैंक, NBFC, फिनटेक, स्टार्टअप, ये तीनों ही एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और लगभग ऐसा ही मोबीविक, स्लाइस, यूनिकार्ड, वन कार्ड, ये सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके आगे क्या क्वेश्चन आता है इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर। पेटीएम पोस्टपेड, लेजी पे कार्ड, फ्लेक्स मनी और फ्लिपकार्ट पे लेटर इस मॉडल के अंदर आ जाते हैं। अब RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो फिनटेक कंपनीज हैं वो मूव कर जाएं बैंक पीपीआई के ऊपर, ताकि वो अपनी सर्विसेज दे सके, और जो नॉन बैंक पीपीआई हैं वो कंटिन्यू कर सके अपनी सर्विसेज पीपीआई देने तक ही। लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह वो अब काम नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया लिव क्विक का, जो पीपीआई प्रोवाइड करता था जुपिटर को, और जुपिटर लैंड करने के लिए उसको इस्तेमाल करता था, वो अब नहीं हो पाएगा। जुपिटर डायरेक्टली बैंक पीपीआई से ये कर सकता है, लेकिन अभी भी फिनटेक कंपनीज को वेट एंड वॉच मोड पे रखा गया है RBI द्वारा, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये टाइटल रखा कि एक RBI के डायरेक्शन से पूरा फिनटेक का इकोसिस्टम, इन्वेस्टर्स का, एसोसिएट NBFCs का, बैंक्स का, मर्चेंट पार्टनर्स का, वो एक चम्मच पे आके रुक गया है। अब आप इसे खाएंगे या नीचे गिराएंगे वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि RBI काम कर रहा है अपने पेमेंट विजन के ऊपर 2025 के ऊपर, जहाँ पर सीधी बात है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेगा। तो क्या लगता है आपको, ये सही है कि नहीं है, या क्लैरिफिकेशन आने के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा? वैसे अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो, मैं पोस्ट कर दिया करूंगा। और लेफ्ट वाली वीडियो में अगर आपका कोई फिनटेक स्टार्टअप नहीं है तो उसे कैसे बना सकते हैं वो वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में उसके अलावा कौन से स्टार्टअप बन सकते हैं 25,000 के अंदर, वो भी मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।